ये तमाम जाफरानी गुंडे जो आज संसद में बैठे हुए हैं, इन सबको मठ में होना चाहिए था। अब तो अजीब ही ट्रेजेडी है, जितने पढ़े लिखे वो रक्षा चला रहे हैं, ओला चला रहे हैं, उबेर चला रहे हैं, जोमेटो की डिलीवरी दे रहे हैं, और जितने भी ये भगवा आतंकवादी रेपिस्ट थे, ये सारे क्रिमिनल पार्लियामेंट में बैठ के अपनी भूख मिटा रहे हैं। जिस लड़की पे हाथ रखते हैं उसको उठा लाते हैं मंदिर में और उसके साथ काम करते हैं और मॉब लिंचिंग करके मार भी देते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं आपके साथ सर्वेश कुमार, TRTI टीवी पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। तमाम सुनने वालों को एमन रिजवी का ढेर सारा सलाम, बहुत सारा सलाम, सतरंगी सलाम, हर रंग का सलाम, हर कम्युनिटी का सलाम। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मंतखब जहाँ रोज़गार के, रहते थे मंतखब जहाँ रोज़गार के, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। मैं अमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने अपने फेसबुक पर लाइव हूँ। आज जैसे कि आप जानते हैं, आज जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और ये प्रोटेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा आयोजित करा गया था। अब आप हैरान होंगे कि ये क्यों करा गया था। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने सरकार को कटहरे में खड़ा करा था। उन्होंने सरकार के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट करा था क्योंकि सेंटर की सरकार ने खुद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की जो औकात है या वैल्यू है वो इतनी कर दी है कि जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बड़ा गुरूर होता था केजरीवाल साहब को, मैं यूं कर दूंगा, मैं फूं कर दूंगा, मैं ठूं कर दूंगा। और बीजेपी सरकार ने जब देखा कि उसकी कहीं से कहीं तक भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो दिल्ली में आके अपनी हुकूमत बनाएगी, और अभी तो 4 साल है इलेक्शन होने में, तो इस बीजेपी सरकार ने एक तुरुप का पत्ता फेंका और कहा कि भाई दिल्ली तो कैपिटल है और कैपिटल पर जो पूरा हक होना चाहिए वो केंद्रीय सरकार का होना चाहिए या सेंटर गवर्नमेंट का होना चाहिए। बस क्या था, बीजेपी के तो दिमाग में जो चढ़ जाती है, इनको जो नशा चढ़ जाता है, फिर तो ये बावले हो जाते हैं, उल्टे सीधे ये एक्ट लगाते हैं, बिल बनाते हैं और खुद ही उसको धांधली से पास करा देते हैं। अब इन्होंने आनन फानन बिल बनाया और उसको लोकसभा में पास भी करा दिया, जिसमें कहा गया कि सिर्फ केजरीवाल जो हैं एक मॉडल बने रहेंगे। उनके हाथ में इतना भी नहीं होगा कि अगर वो कहें कि यहाँ पर नाली साफ होगी तो उसके लिए भी उनको परमिशन केंद्रीय सरकार से लेनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कैसे लेनी पड़ेगी। जैसे मेरे भाई और बहनों, आपको पता होगा कि हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, LG होते हैं, और ये LG जो है, इनका जो नियुक्ति है, इनको जो लागू करता है, इनको जो लेकर आता है, इनके जो चेहरे होते हैं जो इम्प्लांट करे जाते हैं, वो तमाम के तमाम ये सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ये सेंटर गवर्नमेंट ही है जो अपने पालतू को, अपने चाटुकारों को हर जगह LG को फिट करा देती है। तो बस इसने क्या करा, सेंटर गवर्नमेंट ने तमाम के तमाम राइट्स जो हैं वो दिल्ली के LG के हाथ में दे दिए, और दिल्ली के जो तानाशाह बादशाह समझ रहे थे अपने आप को, उनको भी गुलामों की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। अब वो भी मोदी जी के आगे ऐसे खड़े रहेंगे, अब वो LG के आगे भी ऐसे खड़े रहेंगे कि भाई हमें नाली साफ़ करवानी है, LG ज़रा साइन कर दो, हमें फ़लाना टॉयलेट बनाने हैं, साइन कर दो, हमें स्कूल के लिए फ़ंड रिलीज़ करना है, साइन कर दो। यानी कि कठपुतली बन गए, करेंगे कुछ नहीं। उनका काम भी बिल्कुल ऐसे ही रह गया जैसे हमारे भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे। जैसे दिल्ली के जो हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई भी उनके हाथ में पावर नहीं होती, सिर्फ वो सिग्नेचर बाज या स्टैम्प बाज प्रेसिडेंट होते हैं या सदर होते हैं।
उनको सिर्फ कहा जाता है भाई ये वाला हमने बिल बना दिया, इस पे मोहर मार दो, भाई हमने ये वाला बना दिया, इस पे मोहर मार दो। सेम वही कंडीशन उनकी इस वक्त दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, उनकी कर दी गई कि उनके पास कोई पावर नहीं रही, बस नाम मात्र वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह गए, लेकिन पावर उनके हाथ से छीनने का प्लान है। अब जब इनके हाथ से पावर छीनी गई तो ये बिलबिलाए और लाखों की तादाद में आज सारे आप पार्टी वाले जंतर मंतर पर मौजूद थे। मैं भी वहां गई थी क्योंकि मैंने खुद आप लोगों से बोला है कि किसी भी पार्टी का कोई भी एजेंडा अच्छा होता है या उसका कोई भी काम ऐसा होता है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए तो मैं उस काम में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगी। तो मैं भी आज जंतर मंतर गई थी इन पार्टी को सपोर्ट करने, इनके एजेंडे को सपोर्ट करने कि ये तो खुल्लम खुल्ला डकैती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दिल्ली सरकार के ऊपर मारी गई या दिल्ली के लोगों के हक में डाका डालने की तैयारी है। कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली के स्कूलों की जो कंडीशन है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सही है। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसे हो गए, लेकिन अगर आज से 15 साल पहले आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देखें तो कुछ भी नहीं था। टीचर पढ़ाते नहीं थे, फटीचर स्कूल थे, स्टूडेंट पढ़ते नहीं थे, क्लासें होती नहीं थी। लेकिन जब से दिल्ली में केजरीवाल आए हैं तब से स्कूलों का जो मॉडल है, वो एजुकेशन का जो मॉडल है वो काफ़ी सुधर गया है और ये जो 25% का कोटा है ये भी लागू करा जा रहा है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ आ जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप पार्टी ने काफ़ी सुधार करा। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा भेड़ बकरी की तरह दिल्ली वालों को ऐसा समझते थे, हड़काते थे और भगा देते थे, आज ये आलम है कि अब काफ़ी अच्छे से उनको ट्रीट करा जाता है, गरीबों को देखा जाता है। और जहाँ पर पहले सरकारी अस्पतालों में आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो 3 या 4 बजे जो मेडिसिन जहां बढ़ती है, फ्री में मेडिसिन मिलती है, इसकी जो विंडो है बंद हो जाती थी। लेकिन अब जब से ये आप पार्टी आई है तो रात के 8 बजे तक यहां पर दवा की जो विंडो है वो सरकारी हॉस्पिटल में खोली जाती है। दिल्ली में पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और अब लगभग 2 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी इसी केजरीवाल सरकार ने लगाए हैं। वो बात अलग है कि इन सीसीटीवी कैमरों में कभी कोई मुजरिम नहीं पकड़ा जाता। सिर्फ 3 मुजरिम पकड़े गए आज तक, जिनमें से एक शर्जील इमाम थे और 1-2 और थे जो सारे के सारे, एक शाहरुख था दिल्ली दंगों में नजर आया था और 2-3 एक उमर खालिद साहब थे। जितने भी सारे हैं 2-4 लोग हैं, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे से इन्हीं लोगों को पकड़ा गया, अदरवाइज किसी और को नहीं पकड़ा गया। नहीं तो इन्हीं सीसीटीवी ने रागनी तिवारी को भी देखा था जो जाफरानी गुंडी, वो नागपुर की हेडक्वार्टर की नाजायज औलाद जिसने दिल्ली दंगे भड़कवाए थे, उसको इन सीसीटीवी ने नहीं देखा। कपिल मिश्रा जो पहले आप पार्टी में होता था, बाद में बीजेपी में चला गया। दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के इन तमाम 2 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों ने कपिल मिश्रा को भी नहीं देखा। और भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, नंद किशोर गुज्जर जो लोनी से एमएलए है बीजेपी का, उसको भी नहीं देखा। मतलब सीसीटीवी तो बेचारे केजरीवाल ने लगाए, बहुत सराहनीय काम करा, लेकिन उनमें से जो पकड़ा गया सिर्फ उन्होंने, उनकी जो आंख काम करी वो सिर्फ मुसलमानों को कैप्चर करने में करी और मुसलमान जो बेकसूर मुसलमान थे एनआरसी में उनको उसने पकड़ा। बेचारे केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा था। इन्होंने गली महल्ले में वो भी बनवाए जिनका नाम इन्होंने रखा महल्ला क्लिनिक। वो अलग बात है कि महल्ला क्लिनिक में कभी काम होता है कभी नहीं होता, लेकिन केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा सा काम करा। इन्होंने जो वक्त दिया उसमें फ्लाईओवर भी बनाए, बहुत सारे पैसे सरकार के लौटाए भी, और तो और इन्होंने आपको बिजली फ्री भी दी, पानी फ्री भी दी, और तो और दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के कुछ शरपसंद लोगों को ये भी कहा कि जाओ तुम चाहते हो मुसलमानों का खून फ्री हो। हमने सन 2019 में मुसलमानों का खून भी तुम्हें फ्री दिया जब दिल्ली दंगे हुए थे। यानी कि केजरीवाल ने पूरी कोशिश करी कि दिल्ली की जनता को हमेशा खुश रखा जाए, सेंटर को भी खुश रखा जाए, और दिल्ली दंगे उसी की कड़ी थी कि जो केजरीवाल ने चुग्गा फेंका था मोदी जी के आगे कि मोदी जी किसी तरह उनसे खुश हो जाएं। और उन्होंने मोदी जी से कहा था देखो तुमने तो गुजरात मॉडल बनाया था, वहां मुसलमानों को लूटा था, मारा था, पीटा था, चलो मैं भी तुम्हारी रविश पर चलता हूं, तुम्हारे नक्शे कदम पे चलता हूं और तुम्हें खुश करने के लिए चलो मैं भी दिल्ली दंगे करवा देता हूं और मुसलमानों का खून फ्री कर देता हूं, मुसलमानों को मारता हूं, और मोदी जी तुम्हें खुश करने के लिए मैं यहां तक करूंगा कि दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड बता के जितने भी लोगों को उठाऊंगा
तुम्हारी कसम मोदी जी, कसम उस भगवा की, कसम उस आरएसएस के मेरे गुलामी की, कि मैं सारे मुसलमानों को जेल में भरूंगा, बस मोदी जी मुझसे खुश हो जाओ। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी तो चाहते ही नहीं कि उनसे ऊपर कोई जाए। केजरीवाल उनसे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो मोदी जी ने यहाँ पर नकेल कसने के लिए, केजरीवाल की लगाम कसने के लिए तमाम के तमाम इख्तियारात एलजी को दे दिए। यानी इतनी कुर्बानी दी हमारे सीएम ने, हमारे दिल्ली के सीएम ने, और रिजल्ट क्या रहा? नील बटा नील। क्योंकि आपको पता होगा सन 2019 में केजरीवाल ने खुद कहा था मोदी सरकार से कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। उसके बावजूद भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी यकीन नहीं करा इनकी बातों पर, केजरीवाल की बातों पर, और आज केजरीवाल को ऐसा कर दिया कि उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं छोड़ी, टोटल की टोटल पावर उठाकर एलजी को दे दिए। उसी के अगेंस्ट ये मुजाहरा था जो जंतर मंतर पे था, और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग बसों में भर भर कर आए और उन्होंने मुंह भर भर कर सरकार को गालियां दी। आप महंगाई पे देखिए, महंगाई भी कितनी चल रही है। सिलेंडर 850 का हो चुका है, दालों में 50-50, 60-60 रुपए बढ़ चुके हैं। जो कुकिंग ऑयल अभी कुछ साल पहले या 1-1.5 साल पहले मात्र 80 रुपए का आता था, वो 130-140 का हो चुका है। गरज ये हर तरफ से लूट मचाई इस सरकार द्वारा मचाई जा रही है, लेकिन भक्त फिर भी खुश हैं। और एक मजे की बात और बताऊं कि वसीम रिजवी ने जैसे आतंक उतारा, कलाम पाक को टारगेट करा, कलाम पाक की 26 आयतों को ये कहा कि ये टेरर मचाती हैं, और बहुत से लोग बिलबिला गए जब मैंने लाइव करा। तो वसीम रिजवी से ज्यादा लेबर पेन उन लोगों को होना शुरू हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी की कम्युनिटी से आते थे। तो वसीम रिजवी का इतना असर हुआ कि अगले ही दिन आपने गाजियाबाद में देखा कि एक 12 साल के मुसलमान बच्चे को मंदिर में इस कदर मारा पीटा गया क्योंकि वो पानी पीने जा रहा था। ये वसीम रिजवी जैसे लोग हैं जो एक खिला पैदा कर रहे हैं, लोगों में बंटवारा पैदा कर रहे हैं। और अब फिर देखिए कि कल से एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है न्यूज कि इलाहाबाद की एक वीसी है, एक विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है, उसने कहा कि फजर की अजान पे बैन लगना चाहिए, ये हमें डिस्टर्ब करती है। तो ये सारे वसीम रिजवी जैसे लोगों की एक साजिश है, इनको यूज करा गया है कि इसके बाद आप लोगों के ऊपर एक के बाद एक इसी तरह ड्रामेबाजी होगी। आपके मजहब को टारगेट करेंगे, आपकी अजानों को टारगेट करेंगे, कुछ दिन बाद आपके बुर्कों को टारगेट करेंगे, फिर आपकी दाढ़ियों को टारगेट करेंगे, फिर आपकी टोपियों को टारगेट करेंगे, फिर आपकी मस्जिदों को टारगेट करेंगे, और मदरसे को तो इन्होंने आपके टारगेट कर ही दिया। ये मदरसा किसने बंद करा था? ये केजरीवाल साहब ने अपनी पावर यूज करी थी और मोदी जी को खुश करने के लिए कहा था कि देखो मुसलमानों का दुनिया का सबसे बड़ा जमात का मरकज निजामुद्दीन मैंने ताला लगवा दिया है, और आज तक वहां पर ताला लगा हुआ है। ये सारा करिश्मा भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश करने के लिए करा था। तो एक के बाद आपके सामने ऐसी चीजें आती रहेंगी। कभी बुरखे को टैग करेंगे, कभी दाढ़ी को टैग करेंगे, कभी आपके कलाम पाक को टैग करेंगे, कभी आपकी मस्जिदों को टैग करेंगे। गरज ये, क्योंकि ये तो कह चुके हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र का मतलब इनका यही है कि इन्हें और किसी से, किसी भी कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं। इनका मतलब सिर्फ यही है कि भारत में मुसलमानों को मुसलमान नहीं छोड़ा जाएगा। उनके दिल में ऐसा टेरर पैदा कर दिया जाएगा कि कर दिया जाने की कोशिश है कि वो डरे अपना नाम भी बताते हुए, क्योंकि जब वो अपना नाम बताएंगे तो उनका हाल उसी तरह करा जाएगा जैसे भारत के इतिहास की सबसे कम उम्र मॉब लिंचिंग हुई है जो पानी के ऊपर हुई है। जिस बच्चे का नाम है आरिफ, उसको प्यास लगी थी और वो बच्चा ये कह रहा है आज ही नहीं कई बार वो उस मंदिर में जाकर पानी पीकर आया है, आता है। लेकिन ऐसा क्यों पहली बार हुआ कि जब उसने पानी पिया तो वहां पुजारियों ने उसका नाम पूछा, फिर नाम में भी कंफ्यूज हुए तो बाप का नाम पूछा, और फिर दूसरे पुजारी से बोला कि चल तू वीडियो बना, मैं इसकी धुलाई करता हूं। उस बच्चे की चमड़ी अगर आप देखें पूरी उधेड़ दी, हाथ उसका फ्रैक्चर शायद कर दिया। इतनी बर्बरता से उसको सिर्फ एक पानी पीने की सजा मिली। क्या समुंदर ने अपना मजहब बताया? क्या कभी किसी गंगा ने अपना मजहब बताया? क्या पानी ने अपना मजहब बताया? पानी ऊपर वाला जब बारिश करता है तो क्या वो कहता है कि हिंदुओं के इलाके में हो या मुसलमानों के इलाके में हो या सरदारों के इलाके में हो या ईसाइयों के इलाके में हो? तो जिस पानी का, हवा का, रोशनी
चाशनी का कोई मोल मजहब नहीं होता। उस पानी को भी भगवाकरण कर दिया जा रहा है। किन लोगों की वजह से? वसीम रिजवी जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि ये वो मुनाफिक लोग हैं जो मुसलमान जैसे दिखते हैं, मुसलमान जैसे नाम रखते हैं और फिर सरकार में चले जाते हैं और फिर इस्लाम को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए कि फजर की अजान से प्रॉब्लम है, तो क्या हमने कभी इनसे कहा कि तुम्हारे जो सुबह सुबह मंदिरों में कीर्तन होते हैं और लगातार होते हैं, घंटे बजते हैं, ढोलक बजते हैं, ढन 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 ढन, जो हमारे दिमागों को लगते हैं, क्या कभी हमने कहा कि किसी मंदिर में कीर्तन नहीं होना चाहिए? अजान तो मात्र 2 या 3 मिनट की होती है, उससे तुम्हें लेबर पेन आने शुरू हो गए, लेकिन जो तुम्हारे वो कीर्तन भजन चलते हैं, घंटों तक चलते हैं, क्या किसी मुसलमान कम्युनिटी में कहा कि उस पर बैन होना चाहिए? नहीं कहा, किसी मुसलमान कम्युनिटी ने नहीं कहा, क्योंकि ये आस्था का मामला है, ये मजहब का मामला है। वो आपका मजहब है जो आप कीर्तन करते हैं, ढोलक बजाते हैं, घंटे बजाते हैं, और ये हमारा आस्था का मामला है कि माइक पे खड़े होकर हम अजान देते हैं और जगाते हैं लोगों को कि आओ अल्लाह की तरफ आओ, नमाज पढ़ो, फजर का टाइम हो गया है। तो सिर्फ फिर टारगेट हमारी नमाज को क्यों, हमारी अजान को क्यों, हमारी जमात को क्यों, हमारी टोपी को क्यों, हमारी दाढ़ी को क्यों, हमारे बुर्के को क्यों? क्यों? जब से सबसे बड़े आतंकवाद तो तुम लोग हो, तुम्हारे जितने भी सेंटर चलते हैं, आरएसएस के कार्यालय चलते हैं, यहां पर सिर्फ आतंकवाद की खेती होती है। तुम स्लीपर बॉम्ब होते हो, 5-5 साल के बच्चे को बंदूक चलाना सिखाई जाती है कि देखो महात्मा गांधी को ऐसे ही मारो। तुम तो महात्मा गांधी को गोली मारते हो और फिर कहते हो कि तुम भारतवासी हो, तुम भारत माता की जय कहते हो। तो ये एक फितना पनप चुका है भारत के अंदर, बर्बाद करने की तैयारी है। ये इसलिए है क्योंकि पूरा भारत इन लोगों ने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया, पूरा भारत उठा के अंबानी अदानी को दे दिया है। और इस वक्त क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा बन चुके हैं, ये किसान जो दिल्ली की सरहदों पे बैठे हैं, इनकी तरफ से दिमाग हटाने के लिए रोज नया फितना लाया जाता है, उसको वायरल कराया जाता है ताकि तमाम लोगों का दिमाग डाइवर्ट होके किसानों से हटकर इस पर लग जाए और लोग किसानों की बात ना करें। सिर्फ इसीलिए सरकार कर रही है, कोई महंगाई की बात ना करे, कोई सरकार को कुछ ना कहे, कोई किसी को कुछ ना कहे, आपको आपस में इतना लड़वा दिया जाए कि आप सिर्फ उस चीज की बात करें। हाय हमारी अजान बैन हो गई, हाय वसीम रिजवी ने ये कह दिया, हाय उस बच्चे को वहां मार दिया, हाय ये रेप हो गया। तो उसके लिए इन्होंने 1001 टोटके इस्तेमाल कर रखे। कभी छोटी सी बच्ची का रेप कर देते, कभी किसी बड़ी औरत को और उम्र रसीदा औरत को मंदिर में ले जाते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी हमें जिहादी बता देते हैं, कभी हमें आतंकवादी बता देते हैं। अभी आपने देखा कि एक पोस्ट और वायरल हो रही है कि जो बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा सन 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर हुआ था जहां पर बहुत सारे बेगुनाह स्टूडेंट्स को मारा गया था। और जिनको मारा गया था उसके बाद हजारों की खूब ज्यादा पकड़ धकड़ हुई थी। आजमगढ़ के लड़कों को उन्होंने पकड़ा था, उसमें से एक लड़के को फांसी दी जा रही है, आरिज नाम है। एक तो फांसी दी जा रही है उस मासूम मजलूम को, ऊपर से उसके ऊपर 11 लाख का मुकदमा ठोक दिया कि उसकी फैमिली को दिया जाएगा जिसको उन्होंने मारा था। अरे जिस आदमी को मारा था ना, जो इंस्पेक्टर आया था, वो अपने पैरों पर चलकर गया था होली फैमिली फिर ट्रामा सेंटर, तुमने खुद वहां जाकर उसको जहर का इंजेक्शन मारा था। और बटला हाउस की कोई सीबीआई इंक्वायरी हुई ही नहीं थी और बटला हाउस पे लोगों ने राजनीति करी। कितने लोग आए, कितने एमएलए भी आए जो बटला हाउस एनकाउंटर के नाम पे आए कि हम इंक्वायरी करवाएंगे, हम सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे, लेकिन जीतने के बाद सबके मुंह में दही चिपक गई। क्योंकि मुसलमानों को तो मुसलमान खुद गाजर मूली समझता है और एक इजी टारगेट समझता है कि तो मरने के लिए ही होते हैं। ना तो हमें हमारे कौम के लीडर इंसाफ देते हैं, ना हमें सरकार इंसाफ देती है, ना हमें हमारे चीफ मिनिस्टर इंसाफ देते हैं। तो ये जो बटला हाउस एनकाउंटर था जो फेक था, बिल्कुल फेक था, वो फ्लैट मैंने भी देखा, भागने का कोई रास्ता वहां से है ही नहीं, तीनों तरफ से वो कवर था, छोटा सा फ्लैट था वहां पर बटला हाउस सीलिंग क्लब खलीलुल्लाह के पास, मैंने खुद जाकर देखा, जिसको आज तक सील कर रखा है और धड़ाधड़ फांसियां दिए जा रहे हैं। जो आदमी खुदकुशी करके मर जाता है, नशेड़ी रंगीला, आप सही पहचाने। बॉम्बे का जो एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, जो निहायत ही अय्याश आदमी था, लेकिन क्यों? क्योंकि वो संगी था, उसका बाप संगी था, उसकी माँ संगी थी, उसकी बहनें संगी थी, तो उसकी खुदकुशी पे भी राजनीति चली
महीने तक कि नहीं नहीं उसको मारा है, महाराष्ट्र सरकार ने मारा है, जबकि उसने खुदकुशी करी थी। 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, खुदकुशी आई, तो उस पे तो सीबीआई के घोड़े दौड़ा दिए। लेकिन जहां पर फेक एनकाउंटर कर कर हजारों मुसलमानों को जेलों में भरा गया, उस पर कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं, और धड़ाधड़ मौत की सजा दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान माले गनीमत होता है, फ्री का माल होता है, इनका तो कोई वाली वारिस होता ही नहीं, सिर्फ खुदा होता है। तो खुदा पे यकीन रखते हैं, तो इनके बेटों को, इनके बापों को, इनके शौहरों को आराम से पकड़ो और जेल में भर भर के लगातार फांसियां भी दो, कंपनसेशन भी डालो, उनकी प्रॉपर्टी भी लूट लो, प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लो। ऐसे ही आपने देखा अभी सन 2001 में जब वहां पर अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ, तो भारत ने गुलामी की सारी हदें पार कर दी, कहा हम गुलाम हैं, हम भी साबित करेंगे कि हाँ हम भी मुसलमानों के तुमसे बड़े दुश्मन हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया ने देखा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला यहूदियों ने करवाया था, प्री प्लान हमला था। जिस दिन वो हमला हुआ था उस दिन उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 6000 यहूदी छुट्टी पर थे। कैसे मान लूं छुट्टी पर थे, सारे के सारे छुट्टी पर थे। और जहाज कैसे आ गया? अगर कोई जहाज रडार से एड्रेस भूल जाता है या रडार की कनेक्टिविटी से खत्म हो जाता है तो वो गिर जाता है, क्रैश हो जाता है। लेकिन वो रडार पे अमेरिका के अंदर 2 जहाज आ गए, रडार पे नजर नहीं आए, बिल्डिंग में टक्कर मारी और पूरी बिल्डिंग ऐसे गिर गई ताश के पत्ते। कैसे गिर गई? अगर आप बिल्डिंग पे जाके जहाज को टकराते हैं तो वही बिल्डिंग तो डैमेज होगी ना कि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त होगी। तो वहां पर पहले ही से बारूद बिछा दी गई थी, वो प्री प्लान था, कोऑर्डिनेट था। वो ईसाइयों को खत्म करने के लिए, अमेरिका को खत्म करने के लिए, या ईसाइयों को पनिशमेंट देने के लिए और मुसलमानों की धर पकड़ करने के लिए इजराइल ने करवाया था। और सारी दुनिया ने देखा जब उसमें इतनी मोटी मोटी रॉडें निकली कि पॉसिबल था ही नहीं कि जहाज टकराता और वो सारा का सारा 2 मिनट में पूरी बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती। तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहां पर हुआ था तो भारत में भी कम से कम 140 उच्च कोटि के मुसलमान, उच्च कोटि का मतलब ये नहीं कि अच्छी जातों के, जो उच्च पोस्ट पर थे, हाई क्लास पोस्ट पर थे, उनको उठाया गया। कोई प्रोफेसर था, कोई वाइस चांसलर था, कोई बिजनेसमैन था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, और उन पे ये लगाया गया कि ये सारे के सारे सिमी के वो हैं, आतंकवादी हैं और इनके तार अमेरिका से निकलते हैं, फलाना जगह से निकलते हैं, लश्कर तैयबा से निकलते हैं, और सबको जेलों में डाल दिया गया। सन 2001 की बात है और अभी 10-15 दिन पहले अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो पूछती है ऐमन, वो 20 साल कौन लौटाएगा? तुम्हारा बाप लौटाएगा। वो 20 साल जो तुमने उनके खूबसूरत 20 साल बर्बाद करे, वो कौन लौटाएगा? और तो और जब तुमने वो मीडिया पे उनको आतंकवादी बनाकर चलाया था, क्या तुम्हारा मीडिया उनके पैरों में गिर के माफी मांगेगा कि हमसे गलती हुई? क्या सरकार उनको कोई कंपनसेशन देगी? नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी। एक अमेरिका का मैं आपको किस्सा बताती हूं कि अमेरिका में एक काला आदमी यानी ब्लैक नेग्रो, ब्लैक अमेरिकन को किसी जुर्म में पकड़ लिया गया और उसको जो सजा हुई वो 30 साल हुई। जिस वक्त उसको पकड़ा गया वो मात्र उस वक्त 20 साल का था। 30 साल 40 साल मुकदमा चला और वो बाइज्जत बरी हो गया। जज उसको बुलाते हैं और उसके आगे चेक बुक रख देते हैं और कहते हैं जितना इसमें पैसा भर सकते हो भर लो, हम शर्मिंदा हैं कि तुम बेजा जेल में गए। तो उस कैदी का जवाब था, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, मेरे वो 40 साल मुझे लौटा दो। और ये वाली बात सुन के जज बिलक बिलक कर रोने लगा। क्या भारत में ऐसा होता है? यहाँ तो बस मुसलमान जहाँ क्वालिफाइड देखा पकड़ा, जेल में भर दिया। रक्षा झल्ली वालों का काम जो है उनको तो मॉब लिंचिंग करके मार देते हैं। मुसलमान जितने रक्षा झल्ली वाले गरीब होते हैं उनको तो मॉब लिंचिंग करके मार देते हैं। पढ़े लिखे मुसलमानों को आतंकवादी बना के जेलों में ठूस देते हैं। तो ये काम है। और जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो सन 2006 में आई कि भारत का मुसलमान इस वक्त यहाँ पर दलितों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। गवर्नमेंट की जॉब में कितनी साझेदारी? कोई साझेदारी नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं। और जान के ताकि हम हिस्सा ना मांगे, ये हमें आतंकवादी बना देंगे, उग्रवादी बना देंगे। और इनके पास तो मीडिया की पावर है, पुलिस इनकी, मीडिया इनकी, सरकार इनकी, और आरएसएस का पूरा एजेंडा इस बात पे काम ही कर रहा है कि किसी भी तरह मुसलमानों को आतंकवादी बनाया जाए।
और जो ये आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा जैसे, चिन्मयानंद जैसे, सेंगर जैसे वो बीजेपी में फाख्ताएं उड़ा रहे हैं, अमन की फाख्ताएं उड़ा रहे हैं कि भाई हम अमन वाले हैं, तुम अमन वाले, तुम तो तुमसे बड़ा देशद्रोही आतंकवादी गद्दार कोई नहीं है। ये वही सरकार है जिसने पुलवामा में अटैक करवाया था, फर्जी अटैक करवाया था। किसी ने पूछा जाकर कि पुलवामा पे तुमने सीबीआई इंक्वायरी करवाई? पूछा। हर अटैक फर्जी करवाते हैं, हर एक को मरवा देते हैं सरकार चलाने के लिए। अब बंगाल में इलेक्शन है, वहां तांडव मच रहा है। वहां कहा जा रहा है कि बंगाल की हर गली में बम बनाने की फैक्ट्री है, क्योंकि बंगाल में मुसलमान हैं, बंगाल में अल कायदा आ चुकी। ये तो नहीं कहा तुमने आरएसएस आ चुकी। तुम्हें अगर ममता बनर्जी को भी टैग करना है, ममता बनर्जी मुसलमान तो नहीं है, तो तुमने ये क्यों नहीं कहा कि हर गली में आरएसएस वाले आ चुके, ये भगवा आतंकवादी वहां पर तांडव उतार रहे हैं, वहां पर उग्रवाद मचा रहे हैं, वहां पर आतंकवाद मचा रहे हैं। वहां भी क्या कह रहे हैं, अल कायदा आ चुकी, यानी कि हर तरह मुसलमानों को, हर तरह से मुसलमानों को इन्हें बर्बाद करना है। कश्मीर में आप देखिए, कश्मीर में इन्होंने कश्मीरियों के साथ क्या करा, किस कदर जुल्म करा, कैसे बेटियों को लूटा, कैसे 14 साल के नौजवानों को डायरेक्ट गोलियां मार दी, कैसे 12 13 साल के, आज भी हजारों की तादाद में ऐसे नौजवान हैं जो कश्मीर की जेलें कम पड़ गई तो भारत की मुख्तलिफ जेलों में उनको ले जाके भर दिया गया। दादागिरी से 370 हटा दी, आतंकवाद खत्म कर देंगे। और ये वही सारे जाफरानी गुंडे आरएसएस के और बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे, हम कश्मीरियों से शादी करेंगे, कश्मीरी बेटियां हमारी हो गई, हम वहां पर प्लाट खरीदेंगे, माले गनीमत समझ के वहां की बेटियों को लूटने का प्रोग्राम बना रहे थे। 370 क्या कह के हटाई थी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या वहां पर आतंकवाद खत्म हुआ? इनके ही बकौल रोजाना फिर 2-4 लोगों को मार देते हैं और कहते हैं ये वाला आतंकवादी था, वो वाला आतंकवादी था, ये लश्कर तैयबा का था, ये फलाना तैयबा का था। फिर तुमने 370 क्यों हटाई थी? कश्मीर में इतने लोग नहीं है जितने तुमने वहां पर अपनी फोर्स उतार रखी है। और कमाल की बात ये, जितनी भी फोर्स है उसमें 10% ओरिजिनल है, सारे के सारे आरएसएस के पालतू गूंस हैं जो जलील है, जिनको फर्जी वर्दियां पहनवाकर वहां पर इम्प्लांट कर रखा है ताकि मुसलमानों के सीने पे गोटे पे मूंग भी दलें, उनकी बेटियों को भी उठाएं, उनके बेटों को भी मारें। तो ये हाल है कि आपके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करा जा रहा है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं। आप लड़े पड़ रहे हैं कि तू आदियानी है, तू कादियानी है, तू शिया है, तू सुन्नी है। आप फिर भी फिरकों में बटे हुए हैं और ये सरकार यही चाहती है कि आपको फिरकों में बांटकर इसी तरह मारा जाए, आपको इसी तरह बर्बाद करा जाए। क्या आपको दर्द आता है कश्मीर का? कौन बात करता है कश्मीर के ऊपर? किसी मुसलमान ने बात करी कश्मीर के ऊपर कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ कितना जुल्म होता है और आज तक लगातार जुल्म हो रहा है? कश्मीर को क्यों बर्बाद करा इन्होंने? कश्मीर को इसलिए बर्बाद करा कि भारत के सबसे ज्यादा अमीर मुसलमान कश्मीर में पाए जाते थे, सबसे ज्यादा एजुकेटेड मुसलमान कश्मीर में पाए जाते थे, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन जो वहां पे पाए जाते थे, ड्राई फ्रूट्स का, कालीन का, रेशम का, पश्मीना का जो काम था वो कश्मीर से होता था। तो मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए इन्होंने कश्मीर की ऐसी की तैसी मार दी, लेकिन आप कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं बोला और आज तक वो लोग जुल्म का शिकार हैं। उनकी आवाज दबा दी, 370 तो लगाई, हटाई, उनकी आवाज दबा दी। मीडिया कर्मी वहां नहीं जाते, वहां से मोबाइल कनेक्शन खत्म कर दिए गए, बिल्कुल इंटरनेट खत्म कर दिया गया और फिर कहा वहां पर सब चंगा सी है। फर्जी किराए के टट्टुओं को उठाकर लाए और वहां की विजिट खिलाई और अपनी बिरयानी खिला के कह दिया कि देखो यहाँ हर तरफ अमन है। तो ये हाल करते हैं। अगर हिम्मत थी तो नागालैंड में करके दिखाते ना, हिम्मत थी तो लद्दाख में करके दिखाते ना। नहीं, सिर्फ इनका जो जोर चलता है वो मुसलमानों पर चलता है। आतंकवादी बनाकर उठाएंगे तो मुसलमान को उठाएंगे, मुसलमान के घरों में लूट मार करेंगे, मारेंगे जैसे दिल्ली दंगों में करा, और फिर मास्टरमाइंड बताकर भी मुसलमानों को उठाकर जेल में डालेंगे। तो ये तमाम कहानी पूरे भारत में चल रही है और सेम यही केस ये कोलकाता में करना चाहते हैं, बंगाल में करना चाहते हैं। और मैं बंगाल वासियों से कहती हूँ कि अभी भी खुदारा वक्त है, सुधर जाओ। ये जो कह रहे हैं ना अब की बार 200 पार, इनको पता है हम ईवीएम में घोटाला करेंगे। तो अभी भी वक्त है कि ममता दीदी को मजबूत करो। वो तुम्हारी माँ है, वो ऐसी माँ है जिसने शादी नहीं करी, वो ऐसी माँ है जो 10 लाख का सूट नहीं पहनती, 150 रुपए की साड़ी पहनती है, वो ऐसी माँ है जो लाखों के जूते नहीं पहनती, वो 100 रुपए के स्लीपर पहनती है। वो आपके लिए जीती है, वो आपके लिए लड़ती है, वो आपके लिए परेशान रहती है, वो आपके लिए गिरी। उसकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी गई, ममता बनर्जी को भी महात्मा गांधी बनाने की कोशिश करी। किसने करी? इन्हीं नाथूराम गौडसे की टोली ने।
इन्हीं नाथूराम गॉडसे की टोली ने, जिन्होंने हमारे बापू को मारा था, वो ममता का कत्ल करने बंगाल तक पहुंच गए। और यहाँ पर बेजमीर जितनी ये सारी नाचने गाने वाली हैं, टिकटॉकर हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो वहां पर जाके बेशरम गुफाओं की औलादें बकवासें कर रही हैं, हमने ये करा। और तो और योगी जी पहुंच गए कि हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने यूपी को बनाया। बिल्कुल सही कहा, अगर इनकी सरकार आ गई तो ये यूपी बना देंगे बंगाल पे। ना आपकी बेटी सेफ होगी, ना आपका बेटा सेफ होगा, ना कोई पत्रकार सेफ होगा, ना किसान सेफ होगा, ना जवान सेफ होगा, ना हिंदू सेफ होगा, ना मुसलमान सेफ होगा, ना सरदार सेफ होगा, ना ईसाई सेफ होगा। तो खुद ही कह रहे हैं हम यूपी बना देंगे। और यूपी में क्या चलता है? तांडव राज चलता है, नंगा राज चलता है, गुंडा राज चलता है, माफिया राज चलता है। क्या चलता है? सब देखो, आए दिन आए दिन आए दिन रेप हो गया, इस मीडिया वाले को मार दिया, इस बुढ़े की मॉब लिंचिंग कर दी, इस बच्चे को पानी पीने पे मार दिया। कौन था आसिफ? गाजियाबाद यूपी में आता है। सिर्फ पानी पीने की सजा में, पानी पीने की गुनाह में उस बच्चे को मॉब लिंचिंग कर दी गई। बच गया, नसीब था, लेकिन जिस्म की एक एक बोटी को फाड़ दिया। कहाँ पे मॉब लिंचिंग करी? मंदिर के अंदर। ये इंसानियत की बात करते हैं, इनके तो मंदिर सेफ नहीं है। अब तो रेप के अड्डे भी मंदिर बन गए। जिसका भी रेप सुना मंदिर में हुआ। कश्मीर का कठवा कांड याद होगा, जो 8 साल की आसिफा के करा था। किसने करा था? इन बीजेपी के नेताओं ने करा था, वो भी मंदिर में हुआ था। यूपी में जितने भी रेप कांड होते हैं अब ज्यादातर मंदिर में करे जा रहे हैं। क्यों भाई? क्या मंदिर इन्हीं को कहते हैं? या तो ये गद्दार हैं, ये हिंदू नहीं हैं, ये आपसे झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर ये हिंदू होते तो मंदिरों को पाक रखते, मंदिरों को रेप का अड्डा ना बनाते, मंदिरों को मॉब लिंचिंग का अड्डा ना बनाते। ये बहरूपिये हैं, ये वो गुंडे हैं जिनको जंगलों में होना चाहिए था, गुफाओं में होना चाहिए था। ये संसद में पहुंच गए। ये तमाम जाफरानी गुंडे जो आज संसद में बैठे हुए हैं, इन सबको मठ में होना चाहिए था। अब तो अजीब ही ट्रेजेडी है, जितने पढ़े लिखे वो रक्षा चला रहे हैं, ओला चला रहे हैं, उबेर चला रहे हैं, जोमेटो की डिलीवरी दे रहे हैं, और जितने भी ये भगवा आतंकवादी रेपिस्ट थे, ये सारे क्रिमिनल पार्लियामेंट में बैठ के अपनी भूख मिटा रहे हैं। जिस लड़की पे हाथ रखते हैं उसको उठा लाते हैं मंदिर में और उसके साथ काम करते हैं और मॉब लिंचिंग करके मार भी देते हैं। तो ये सरकार आपके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, आपको डरा रही है, आपको धमका रही। सेम यही हाल अब दिल्ली का भी होने वाला है। और इसी की कड़ी है कि केजरीवाल के हाथ से तमाम पावर छीन के एलजी के हाथ में दे दी गई। दिल्ली को भी कुछ दिन बाद आप सुनेंगे कि यूपी बना दिया गया। यही हाल होगा। और ये सब चंगासी 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 अपने मीडिया पर दिखाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूज़ तो कहीं निकलनी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो ये सरकार कर रही है, और इन चीज़ों को आपको समझना होगा। आपको इस वाली बात पे ध्यान देना होगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने वोट की वैल्यू समझनी होगी, क्योंकि वोट चाहे मोदी का हो, वोट चाहे शाह का हो, वोट चाहे केजरीवाल का हो, वोट चाहे योगी का, वोट चाहे आपका हो, तमाम वोटों की वैल्यू एक ही होती है। तो आपका वोट भी इनके वोट से कम नहीं। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और जियो का बाइकआउट करिए, अंबानी अदानी का बाइकआउट करिए, और एक मिशन चलाइए जिसमें आप कहिए कि हमें ईवीएम की सरकार नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर की सरकार चाहिए। क्योंकि ये सरकार भी तो कहती है कि विदेशी चीज़ों का बाइकआउट करो, स्वदेशी चीज़ें लेकर आओ। तो स्वदेश में तो पेपर ही बनता है, ये तो विदेशी चीज़ है। ईवीएम तो विदेश से आई है, तो हम भी स्वदेशी चीज़ों का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम भी ईवीएम से ही चुनकर लेकर आएंगे, हम भी बैलेट पेपर को ही प्रमोट करेंगे। आप तमाम लोग कहिए कि हमें कागज पे सरकार चाहिए, क्योंकि हम तो नील बटा नील है, हम नहीं है पढ़े लिखे भाई, हमें नहीं पता कि मशीन क्या होती है, कौन सा खटखा दबाना होता है। हम तो पेपर पे चुन के लाएंगे। अब पेपर पे चाहे बीजेपी आती है, चाहे आप पार्टी आती है, चाहे कांग्रेस आती है, चाहे ममता दीदी आती है, चाहे लालू की पार्टी आती है, चाहे मुलायम की पार्टी, गरज ये कोई भी पार्टी आती है, लेकिन हमें पेपर पे चुनाव चाहिए। हमें वही वाला भारत चाहिए जब बैलेट पेपर पे चुनाव होता था। और ये सारी कमजोरी हमारी अपोजिशन की है। अगर इसने सही वक्त पर ईवीएम को बैन करा होता तो आज हमारे सर पे ये आतंकवादी सरकार मुसल्लत ना होती। ये किसानों के दुश्मन, ये जवानों के दुश्मन, ये
औरतों के दुश्मन, ये बच्चों के दुश्मन, ये सरकार हमारे ऊपर हमारी अपोजिशन की वजह से मुसल्लत करी गई है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये मैं ऐमन रिजवी आपके सामने थी और ये मेरा पेज है। अगर मेरा पेज आप चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ इसी तरह बनी रहूं तो प्लीज़ मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर दीजिए, मेरे पेज को लाइक कर दीजिए, मेरी आवाज़ को मजबूत करिए, क्योंकि ये मेरी आवाज़ है और ये एक इकलौता ऐसा ज़रिया है, माध्यम है, जहाँ से मैं आपके पास पहुँचती हूँ और आपको अपनी बातें बताती हूँ। और समाज में थोड़ी बहुत जो गंदगी होती है उसको मैं थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मेरी पर्सनल अपनी राय होती है। ज़रूरी नहीं कि आप उस राय से मुत्तफिक हों या माने, उस वाली बात पे चलें। ये मेरी पर्सनल राय होती है, आप उसको माने ना माने वो आपकी अपनी मर्जी है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बस मैं यही कहूँगी, प्लीज़ मुझे मजबूत करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जय भीम, जय संविधान। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।